नमस्कार आप सभी का। केडी एडवांस लॉ जो लॉ इंस्टीट्यूट है इसमें आप सभी का स्वागत है, ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट का। और जो भी स्टूडेंट हमें यूट्यूब पर देखते हैं और जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी या फिर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि केडी एडवांस लॉ क्लासेस जो धीरे धीरे अपना मार्केट में नाम जमा पाई है पिछले कई वर्षों में, तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि यहाँ पे आदरणीय केडी चार सर जो कुमेरदान चारण सर हैं, जिनका नाम किसी प्रतिभा का मोहताज नहीं है। और कहते हैं ना कि सूर्य को दीपक नहीं दिखाया जाता है ना, तो वही वाली बात है, क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो केडी सर के यहाँ पढ़ाने की वजह से केडी सर की प्रतिभा के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाता था तब भी जो लोग जानते थे वो इन्हें इस नाम से जानते थे, केडी चारण XRJS। ये नहीं जानते थे कि केडी चारण एक कोचिंग लेके बैठे हुए हैं, ये जानते थे कि एक XRJS हैं जो अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के साथ जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। भाई एक व्यक्ति जो जैसे वो है ना, एक जाकी कदी ने फाटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जिसके बेवाइयां नहीं पड़ी हो वो पीर पर आई, मतलब दूसरे की पीड़ा नहीं जान सकता। ऐसे ही जिसने सिलेक्शन लिया है, जिसने उस सिलेक्शन के प्रोसेस को फील किया है, डे टू डे की लाइफ में आने वाले जो उच्चावची कह दो उनको, मतलब कहो कि कभी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कभी एनर्जी आ रही है, कभी मोटिवेट हो रहे हैं, कभी डीमोटिवेट हो रहे हैं, उन पूरे मोटिवेशन और डीमोटिवेशन के बीच का जो सूत्र होता है ना, उस सूत्र पे जो हम चलते हुए सिलेक्शन तक पहुंचते हैं, उस सिलेक्शन के सूत्र पर चलने की हर कला में माहिर हैं ये। और इसका प्रमाण इन्होंने किस चीज से दिया है कि देखो, एक बार किसी का सिलेक्शन होना, फिर भी कोई कह दे तुक्का था, मान लो कह दे कि चलो तुक्का था, चलो उस टाइम पे ये हो गया, लेकिन जब एक व्यक्ति लगातार अपने आप को सिद्ध कर रहा है उन एग्जाम्स में, जबकि आज एग्जाम्स में सेलेक्ट होना साम दाम दंड भेद हर तरह से मुश्किल प्रतीत होता है स्टूडेंट्स को। कभी आप सुनते फलाना पेपर लीक हो गया, कभी आप सुनते इंटरव्यू में दुनिया भर की चीजें चलती हैं, कभी आप सुनते हैं कि स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिल पाता, कभी स्टूडेंट्स कहता है कि हमारे घर में परेशानियां, कभी स्टूडेंट्स की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो चाह के भी तैयारी नहीं कर पाता। उस सबको कोई अगर बीट कर सकता है तो वो ना राह पर चलने वाला राहगीर नहीं होता, बल्कि संघर्षों को जीतने वाला योद्धा होता है। क्योंकि संघर्षों को जो जीत लेगा वही योद्धा है। और अगर योद्धा की बात करें तो ऐसी है कि देखो, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई की, स्टूडेंट्स को पढ़ाया और लगातार सिलेक्शन दिया, सिद्ध किया कि जो मैंने सिलेक्शन लिया वो मेरे पूर्णतः मेरी तैयारी और मेरे अनुभव पर निर्भर था, और मेरे इस अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूं। और ये अगर 100% ऑथेंटिक होगा तो मुझसे पढ़ने वाले बच्चे भी सेलेक्ट होंगे। जब बच्चे सेलेक्ट होने लगे तो एक इन्होंने उक्ति को अपने जीवन की औषधि बना लिया। क्या? उस कथन को कि टीचर नया और डॉक्टर पुराना। अब नए होने का मतलब उम्र नहीं है, नए होने का मतलब है कि जिस कंपटीशन के दौर में आज स्टूडेंट हमेशा ये सोचता रहता है कि यार कंपटीशन टफ है, यार एनर्जी फील नहीं हो रही है, यार डीमोटिवेशन मिल रहा है, यार लाइब्रेरी सही नहीं है, यार रूम सही नहीं है, हमारे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, जो दुनिया भर के आपने दुनिया भर की बातें सोची हुई है, उस सब में दिन भर कोचिंग लेते हुए भी, आपको पढ़ते पढ़ाते हुए भी ये सिद्ध किया है, पहले JLO की एग्जाम में, फिर अब असिस्टेंट प्रोफेसर में फोर्थ रैंक लाकर, और मात्र 25 सीटों में आप सोचो, जहां पे आपके पास तो जुडिशरी में 100 सीटें निकलती हैं, कभी 150 निकलती हैं, पिछले बार 222 सीटें थी जो अभी वैकेंसी हुई है, उससे पहले 120 सीटें थी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आप विश्वास नहीं करोगे, राजस्थान में ऐसा माहौल है कि लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए 15-15, 20-20 साल गुजार देते हैं। लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के लिए पूरी जिंदगी भर अटेम्प्ट देके चले गए पर उनके सिलेक्शन नहीं हुए। रीजन? क्योंकि उन्होंने सिर्फ संघर्ष देखा और किया नहीं। जैसे कई होते हैं हम सिर्फ संघर्ष को देखते हैं, आप उस संघर्ष के साथ जियो, तो इन्होंने जीना सीखा और सिखा रहे हैं अभी आपको। तो केडी चारण सर का हम सभी स्वागत करते हैं तालियों के साथ कि आपने मतलब एक साथ ये सिद्ध किया है कि अगर कोई स्टूडेंट, अभी विद्यार्थी के तौर पर ही हम इन्हें मानेंगे, ये हमारे लिए कुछ देर के लिए सर नहीं है बल्कि एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने
अपने पूरे दिन के प्रोग्राम को सेट भी किया, कोचिंग भी चलाई, अपने परिवार को भी संभाला, स्टाफ को भी संभाला, उन स्टाफ की फैमिली चल सके इसलिए पैसे का मैनेजमेंट भी संभाला। हर चीज संभालते हुए हर स्टूडेंट जो जुड़े इन सालों में उनके पूरे भविष्य की चिंता करते हुए, कब उसको टेस्ट पहुंचेंगे, कब उसको आंसर्स पहुंचेंगे, कब नोट्स पहुंचेंगे, कब प्रिंटिंग्स होगी, कब सिलेबस कंप्लीट होगा, कब रिवीजन होगा, कब यूट्यूब पर एक्टिव रह के बच्चों को कुछ सेवा दी जा सकेगी, उस सारे काम को करने के बावजूद अपना इंटरव्यू फेस किया और अपना रिटर्न एग्जाम फेस किया। सेम चीज ही इन्होंने जेएलओ में फेस की। तो एक विद्यार्थी के तौर पर जो हमारा हमेशा अपने आप से क्वेश्चन रहता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये सिद्ध करके बता दिया है कि एक व्यक्ति अगर अपने कार्यालय में 10 घंटे भी डेडिकेशन से दे रहा है, उसके बाद भी अगर 7-8 घंटे निकाल के पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। ये इस बात को बताता है कि हम स्टूडेंट्स ने अपने आसपास जो माहौल बना लिया है ना, टाइम नहीं होने का, किस्मत खराब होने का, समय खराब होने का, परिस्थितियों का, तो यहां पे ये चीज बताई गई है, केडी चारण सर के द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया है कि आपकी परिस्थितियां आपके द्वारा गढ़ी हुई होती हैं। आप खुद अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लेते हो जो ऑरा या तो आपको पॉजिटिव रखेगा या नेगेटिव रखेगा। तो केडी चारण सर ने निरंतर प्रयासों के माध्यम से जो अपनी कोचिंग स्टैब्लिश की, तो यहां भी अपने सफलता के जो सूत्र हैं वो बच्चों के साथ हर पल शेयर किए हैं और उनका प्रमाण है यूट्यूब चैनल पे कितने लोगों के टेस्टिमोनियल जो सेलेक्ट हुए हैं। वो किसी को 10,000 रुपए देके टेस्टिमोनियल नहीं बनवाया है कि किसी को 10,000 रुपए देके कहा कि हमारी कोचिंग के बारे में बोल दो। आपके बीच ही बैठने वाला बच्चा सेलेक्ट होता है हर बार। और आप लोग भी अब जब नई वैकेंसी दोगे तो जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको लगेगा कि यार अच्छा इतना ही भर होता है क्या, बहुत ज्यादा बातें नहीं होती क्या। उन सब बातों को सरलता के साथ प्रस्तुत करने की कला एक अध्यापक में नहीं, एक विद्यार्थी में होती है। क्योंकि जिस विद्यार्थी ने अपने जीवन में उन संघर्षों को रात दिन संघर्षों में जीकर जिन कलाओं को सीखा होता है, उन कलाओं का प्रदर्शन मात्र है केडी सर का ये रंगमंच। ये रंगमंच इसलिए कहूंगा क्योंकि यहां पर जो भी कुछ अभिनीत किया जाता है, जो भी कुछ एक्ट किया जाता है, उस एक्ट का मतलब है कि कैपिटल वाले एक्ट को आपको समझा सकें। समझ रहे हो बात को कि कैपिटल में जो एक्ट होता है उसे आप समझ सके, इसलिए यहां पर इतने एक्ट किए जाते हैं। कभी एक्ट किया जाता है आपको हंसाने का, कभी एक्ट किया जाता है आप पर गुस्सा होने का, कभी एक्ट किया जाता है आपको रटाने का, कभी एक्ट किया जाता है आपको इवेल्युएट करने का, और उस एक्ट का परिणाम निकलता है कि आपको कैपिटल वाला एक्ट याद होता है और आप परफॉर्मेंस करते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको कैपिटल वाले एक्ट याद करने हैं और कैपिटल में अपना सिलेक्शन लेना है तो जरूरी होता है आप अनुभवों के साथ जिएं और संघर्षों के साथ जिएं, और उन संघर्षों से जो सफलता लेने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ अपने जो अनुभव बांटे जा रहे हैं और जो आप अनुभव ग्रहण कर रहे हैं उन सबको आप आत्मसात करें। और आत्मसात करते हुए क्या करें, यह तय करें कि सफलता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और बहुत दूर की चीज नहीं है। जरूरत है एक ऐसी संकल्प की, एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति की जो आपके अध्यापक, आपके साथी और आपके परिवार वाले आपको दे रहे हैं। बस उसको सहेज कर रखने की है कि उतने दृढ़ संकल्पों के साथ आप क्या करें, 8-10 महीने तक तैयारी करें और आप भी अपने माँ बाप का और अपने गुरुजन का नाम क्या करें, रोशन करें। तो मैं इसी के साथ केडी चारण सर का माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहूंगा, उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो आप सभी का क्या करें, उत्साहवर्धन करें। सर बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, अब सर आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे कैसे सर ने एग्जाम निकाला। और आप में से जो लोग देखो आरजेएस भी बनना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों की इच्छा होती है कि हम अपने अनुभव जीवन में दे पाएं, अध्यापक बन पाएं, तो सर उसके लिए भी मार्गदर्शन करेंगे। इधर आ जाओ, विक्षा इधर आ जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स का जो है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू ये सर जैसे सर ने अभी बोला कि एज अ स्टूडेंट मतलब आप गाइड करेंगी और मतलब और भी बहुत सी चीजें थैंक यू भाई साहब कि आपको मैनेज करना होगा आपको मैनेज तो गाइड करना है कि आपने कैसे मैनेज किया अपना शेड्यूल और कैसे अभी बताता हूँ मैं एक 5-10 मिनट में सारी चीज़ बताता हूँ आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के बारे में। एक बार बच्चे जो है वो अपनी अभिव्यक्ति का इजहार कर दें। थैंक यू और कोई बच्चा आना चाहे आराम से जाओ, क्या दिक्कत है? थैंक यू अरे आ जाओ आप लोग आ जाओ। और निकाल लो थैंक यू मान लिया मैं थैंक यू थैंक यू तनु आपको ओम प्रकाश जी का स्टेटमेंट याद नहीं है? भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा। थैंक यू कृतिका थैंक यू थैंक यू गुड़िया थैंक यू थैंक यू मेरी आवाज़ आ रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी? ओके ये जो परिणाम है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, ये पूरे केडी एडवांस लॉ क्लासेस परिवार को समर्पित है। इसमें मेरी अकेले की है वो मेहनत नहीं है। आप बच्चे जो है वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और आपके लिए जो मेहनत करता हूँ उस मेहनत का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है इस एग्ज़ाम में। यदि इस परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सबको पता है LLM होना चाहिए 55% से ऊपर, और लॉ में नेट या सेट होना चाहिए या PhD होनी चाहिए आपकी। तो मैं उस सभी मेरे क्राइटेरिया पूरे थे। 2012 में LLM था मेरा और 2012 में लॉ में नेट और सेट दोनों थे। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 50 नंबर का GK का पेपर होता है और 150 नंबर के 2 पेपर होते हैं लॉ के 75 नंबर के। और उसमें सिलेबस थोड़ा अपना जो RJS का सिलेबस है उससे अलग है। कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे आप लोगों को पढ़ाने से हेल्प मिली, जैसे IPC है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक आध कोई और एक्ट है, ये कॉमन था RJS से। बाकी सब सिलेबस अलग था। एनवायरमेंटल लॉ था, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और IPR के सब्जेक्ट्स थे, ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, और इसके अलावा जो है वो आपका एक रिसर्च मैथोलॉजी का कुछ पोर्शन था, जूरिस्प्रूडेंस था, इंटरनेशनल है वो लॉ था,
तो मतलब 70 से 80% सिलेबस जो है जो रूटीन वाले सिलेबस से अलग था। अब इसकी तैयारी मैंने कैसे की, मैंने जब 2012 में LLM किया उसके बाद 7 to 8 टाइम RJS के अपॉइंटमेंट से पहले हमेशा हर 6 महीने में मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया और 7 टाइम कंटिन्यूस नेट निकाला। मैंने 3 बार JRF निकाला हुआ मेरा लॉ में। हालांकि उसका बेनिफिट JRF का मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं 34 का हो चुका था ऑलरेडी। तो वो जो फेलोशिप जो मिलती है छात्रवृत्ति वो 34 से पहले आप JRF यदि क्लियर करते हो तो ही मिलती है। तो वो तो अमाउंट तो वो नहीं मिला, बट हमेशा परसेंटेज जो है वो मेरे वो 7 में से 3 बार JRF से ज़्यादा जो है वो परसेंटेज थे। तो इसलिए उस जो वहाँ सिलेबस था वो कुछ कॉमन था यहाँ पर, जैसे जूरिस्प्रूडेंस नेट के सिलेबस में वो यहाँ कॉमन था, इंटरनेशनल लॉ वहाँ सिलेबस में था वो कॉमन था, फैमिली लॉ वहाँ सिलेबस में थी, वो पहले RJS के सिलेबस में भी थी, तो वो कुछ है वो कॉमन हो गया इनडायरेक्ट रूप से। टॉट जो पहले RJS के सिलेबस में भी हुआ करता था और नेट में भी था, तो कुछ उससे है वो हेल्प मिल गई। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे बिल्कुल नए थे और उस एग्ज़ाम को आप शॉर्ट टाइम में या शॉर्ट प्रिपरेशन में ये एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। फिर भी मुझे जितना टाइम मिला आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ ये जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का GK का एग्ज़ाम तो हुआ था जनवरी में, जनवरी 2024, 7 जनवरी को जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है। और जो लॉ वाले पेपर थे वो थे मेरे 31 मार्च को, 31 मार्च को थे लॉ के दोनों हैं वो पेपर। तो लॉ के जब पेपर हुए थे तब तक मेरे ख्याल से RJS की वैकेंसी आई नहीं थी, उसके बाद आई थी। APO इंट्रोड्यूस हो चुका था तो APO वालों के लिए पढ़ा रहे थे। फिर JLO एग्ज़ाम हो चुका था, उनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे थे। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवानी है स्टूडेंट्स को, APO का नया बैच स्टार्ट कर दिया, उनके लिए भी पढ़ाना है, RJS के कुछ बच्चे भी आ रहे थे उनके लिए भी पढ़ाना है। इन सब के साथ मैनेज करके और GK भी पढ़ा मैंने, 15 से 20 दिन पढ़ा और 50 मार्क्स का पेपर था, उसमें मैं 22 या 23 मार्क्स ले आया नेगेटिव मार्किंग के बावजूद, जो जनरली लॉ वालों के आते नहीं हैं। 50 में से 20 तो हाईएस्ट है, आप ये मान लो। इससे ज़्यादा आ रहा है तो उसका GK आउटस्टैंडिंग है, वो GK को इनको कंपटीशन के लिए वो पढ़ रहा है इसीलिए आ रहा है। एकदम कोई लॉ का स्टूडेंट जाके GK पढ़ेगा तो नहीं हो पाएगा। तो राजस्थान का GK था, मैंने ठीक है चीज़ें पढ़ ली, मेमोरी शार्प है मेरी, एक बार चीज़ पढ़ लेता हूँ तो मुझे रिकॉल हो जाती है। तो एग्ज़ाम में चीज़ें मुझे याद आ गई, मैंने ठीक कर दिया। तो 22 मेरा टारगेट 20+ था और उसको मैं हिट कर गया, तो 22-23 नंबर आ गए। फिर लॉ वाले पेपर थे तो उस समय ये होली के जस्ट बाद थे पेपर, तो मैं थोड़ा सा क्या कि मुझे ये अपने जो लोकगीत वगैरह इनका थोड़ा शौक़ भी है। तो होली वाले दिन कोई कलाकार आ गए थे घर पे, तो 2 दिन तो हमने खूब वो गाने सुने और वो आनंद लिए। और उसके बाद जो है 2 दिन बाद में एग्ज़ाम, ये 27-28 के आसपास होली थी वो मार्च में, और उसके 2 दिन बाद वो एग्ज़ाम था। तो फिर भी मैंने उस अगले 2 दिनों में जितना मैनेज हो सकता था, और पहले मैंने वो 15 से 20 दिन में जो है एक बार चीज़ें पढ़ी, दोबारा रिवीजन किया और उसमें मैं ठीक स्कोर कर गया। लॉ में भी, लॉ में मेरा टारगेट 120 था 150 में से, पर उसको मैं नहीं कर पाया कंप्लीट, क्योंकि पेपर रिसर्च मैथोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल ही अलग थे और थोड़ा सा टफ था। चीज़ें 2 बार पढ़ी, अगर उनको 3 बार 4 बार रिवीजन से गुजरता तो और वो अच्छा कर सकता था। बट फिर भी मेरा मानना ऐसा कि इवन जिन्होंने टॉप भी किया है लॉ में, मेरे से ज़्यादा नंबर होने मुश्किल है उनके। GK में हो सकते हैं, उनका जितना स्कोर हुआ अच्छा वो GK में हुआ, या इंटरव्यू में वो यंग थे तो इसके कारण, या एकेडमिक उनका बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग, सब जगह फर्स्ट डिवीज़न वगैरह, तो इस कारण से उनको ज़्यादा है वो नंबर मिले। लॉ में मतलब मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, उसके बावजूद मैं 109 नंबर मुझे आए थे 150 में से, नेगेटिव मार्किंग के बावजूद, तो अच्छे मार्क्स थे वो। तो ऐसे करके जो है वो जो ही मैं लॉ के पेपर दिए तो उस समय लग गया था कि मेरा इंटरव्यू कॉल तो 100% है। मेरा था कि मेरा 130 से ज़्यादा स्कोर बैठ रहा था, 130, 131, 200 में से, और इंटरव्यू जो है वो 96 से कॉल हुए थे। जनरल, OBC, EWS इन सब की कट ऑफ 96 समथिंग थी। तो मेरा मानना ऐसा था कि 125 से 130 के बीच OBC की कट ऑफ रह सकती है। एज रिलैक्सेशन वगैरह था तो मैंने कहा अपन जनरल में वैसे ही है वो सेलेक्ट नहीं होंगे, तो OBC की कट ऑफ में अपन फॉल हो जाएंगे। तो 125 से 130 अंदाज, बट उससे 10 नंबर ऊपर गई मेरिट। जनरल की कट ऑफ 158 रही और OBC की 140 पॉइंट समथिंग रही। मेरी एक्सपेक्टेशन से भी 10 नंबर ऊपर रही। हालांकि मैं श्योर था कि मेरे 130-31 जो नंबर है इसमें, और मैं
15 एक नंबर मुझे इंटरव्यू मिल जाएंगे। 24 नंबर का इंटरव्यू था, 14 जेलों में मिले थे मुझे, तो उसके आसपास, हालांकि उससे ज़्यादा अच्छा हुआ था इंटरव्यू, क्योंकि मेरा इंटरव्यू सारा कॉन्स्टिट्यूशन पे चला था और संविधान मैं ठीक मानता हूँ मेरा कि ठीक है, केस लॉज पे और उस पर ही बेस्ड था जो मेरा सबसे साउंड एरिया है। तो इसलिए इंटरव्यू बोर्ड पूर्ण रूप से है वो संतुष्ट था। तो मुझे इंटरव्यू देते ही लग गया था कि भाई हाँ, एक सीट तो अपनी, वैसे पहले से ही था कि एक सीट तो मैं ले जाऊँगा, हाँ ठीक है, मेरिट में आगे पीछे हो सकते हैं। अब रात को जो ही रिज़ल्ट आया तो मेरे हाथ पड़ गई रिजर्व लिस्ट पहले, तो मैं ढूंढता रह गया पहले तो रोल नंबर उसमें रिजर्व लिस्ट में। हाँ, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं वो मेरे रोल नंबर 1 बार देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे, मैंने कहा कुछ न कुछ तो एरर हुई है। मैं फिर वापस गया आरपीएससी की साइट पर जाकर मेन लिस्ट सर्च किया, उसको क्लिक किया, उसमें ढूंढा, उस पर मिल गया मेरिट नंबर 4 पे। तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ और गुरुजनों जिनसे मैंने पढ़ा है और पेरेंट्स और सभी जो है वो स्टूडेंट्स, चाहे वो मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं, उन सब की है वो दुआएं, ब्लेसिंग, उन सब का परिणाम जो है वो ये रिज़ल्ट है। 4th रैंक लाना, मैं रैंक में तो मैं था कि मेरा आ जाएगा, शुरू के 5 तक मैं कहीं न कहीं आ जाऊँगा, फर्स्ट नंबर पे भी आ सकता है, आगे पीछे भी आ सकता है। हालांकि जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड पे उन्होंने मेरे से ज़्यादा मेहनत की है, टाइम दिया उन्होंने, हर एग्ज़ाम टाइम मांगता है, मैंने टाइम कम दिया, अपने सब इन काम के साथ साथ एक पार्ट टाइम के रूप में उसको किया। उन्होंने फुल टाइम दिया, 10 से 12 घंटा रोज़ पढ़े, साल भर तक पढ़ते रहे वो। उनका तो एकमात्र ऑब्जेक्ट था कि इसमें सिलेक्शन लेना है, और मेरा ऐसा था कि अपन तो काम कर ही रहे हैं पढ़ाने का, उसके साथ साथ ये हो जाए तो एक ऑथेंटिसिटी है वो हो जाए कि अपन आज तक तो स्वयं द्वारा घोषित है वो टीचर थे लॉ के, अब आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, उन्होंने भी है वो अपने को एक प्रमाण पत्र दे दिया कि आप जो है विधि का विषय पढ़ाने में पारंगत है और आप पढ़ाई कंटिन्यू है वो करिए। तो इसमें मैं अब थोड़ा बूस्टअप भी हुआ हूँ इस रिज़ल्ट के बाद, जो है और मेहनत करूँगा आप लोगों पर अच्छी। और आपको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, यदि आप में दृढ़ निश्चय है कि मुझे करना है और समय देना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप देखो कि साहब हम मोटा मोटा किसी को फॉलो करके कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपने पार्ट पे मेहनत करोगे तब, हाँ वो जो फॉलो जिसको कर रहे हो वो बता सकता है आपको कि ऐसे करना है, ये चीज़ें पढ़नी, आखिर पढ़नी खुद को पड़ेगी, याद खुद को करनी पड़ेगी, दिमाग पर जोर खुद को देना पड़ेगा कि मुझे याद रखना है ये, और एग्ज़ाम निकालना, ये याद होगा तभी एग्ज़ाम निकलेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम है वो नहीं निकलेगा। तो ये एक लंबी प्रिपरेशन का परिणाम है। ये कोई उस 15 दिन में जीके वाले में ये जीके का एग्ज़ाम नहीं निकला है। पुराना मेरा जो पढ़ा हुआ था 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन के दौरान और कंपटीशन दी, उस समय मैंने राजस्थान की जीके जब भी इंटरव्यू की क्लासेस वगैरह में टच किया तो उन बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी तैयार थी, उनमें कुछ चीज़ें ऐड हुई। और लॉ में भी बात करें तो 2007 से लेके और 24 तक का जितना भी मैंने एलएलबी के पहले दिन से लेके और इस सिलेक्शन तक जो कुछ पढ़ा, उन सबका कंट्रीब्यूशन है कहीं न कहीं इसके अंदर। नेट और सेट निकाले एग्ज़ाम, उस समय का पढ़ा हुआ उसका कंट्रीब्यूशन है, और जीआरएफ निकाला उसका कंट्रीब्यूशन है, एलएलएम के लिए पढ़ा उसका कंट्रीब्यूशन है, एलएलबी में जो सब्जेक्ट पढ़े उनका कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद लगातार जो है वो पढ़ा और पढ़ाया, उसका जो है वो परिणाम, रेगुलरिटी जो है, कंसिस्टेंसी है जो पढ़ने और पढ़ाने की, उन सब का ये संयुक्त है वो परिणाम है। आप भी इतने कड़े मेहनत के दौर से गुजरोगे तो सफलता है वो निश्चित है। आप बिल्कुल मेरी तरह दृढ़ निश्चय रहेंगे कि एक सीट मेरी है। पहले दिन से ही सर की और हमारी हरीश सर से बात होती रहती, तो जब जेएलओ के लिए बात हुई थी तब भी मैंने कहा एक सीट तो मेरी फिक्स है इसमें से, अब कहाँ आएगी, मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो है जब भी कभी बात हुई जीके के पेपर के बाद, लॉ के पेपर के बाद, तो हमेशा मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये वो कहता था कि एक सीट मैं ले जाऊँगा इसमें से। अब मेरिट में मुझे इंटरव्यू में कुछ नंबर कम मिल जाए या जीके वाले पेपर में मेरे नंबर कम रह जाए, इसके कारण मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है। भले ही सीटों की संख्या 25 है चाहे 10 होती, एक सीट तो मैं कैसे, फिर 10 होती तो और मैं मेहनत बढ़ाता। जिस रेशियो में मैंने 25 की सीटों में मेहनत की, मैं मेहनत को और मैं वो इंक्रीज करता कि मुझे एनी हाउ इसको अचीव करता। मैंने अपने जीवन में एक ही बार असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है। नेट सेट 12-13 में होने के बाद भी मैं पहले तो जुडिशरी में चला गया, तो मेरा मेन है वो मोटो ही वही था जुडिशरी। वहाँ 2 साल तक नौकरी की, नौकरी करने के बाद मेरा मोटो चेंज हो गया कि अपने को कोचिंग को अच्छे से इस्टेब्लिश करना है। तो मैंने इन सब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया। अब जब वेल सेटल्ड हो गई कोचिंग तो मुझे लगा कि अब ओवरेज हो रहे हैं,
तो एक बार क्यों नहीं अपने आप को और टेस्ट कर दे, विद्यार्थी बन जाए इस उम्र में। क्योंकि मेरा विद्यार्थीपन कई दौर से गुजरा है। पहले एक बार 10th तक कंटिन्यू है वो मैं पढ़ता रहा, फिर छोड़ दी मैंने पढ़ाई 3-4 साल के लिए, फिर प्राइवेट 12th किया मैंने, ग्रेजुएशन कर ली, फिर छोड़ दी 5 साल के लिए, फिर LLB में तीसरे दौर में आया मैं, LLB LLM ये कंटिन्यूस कर दिया, जॉब कर दिया RJS की, फिर जॉब छोड़ के इधर है वो पढ़ने पढ़ाने में लग गए। ये 4th पारी थी मेरी पढ़ने और पढ़ाने की। तो इस 4th पारी में अभी JLO का एग्ज़ाम निकाला, असिस्टेंट प्रोफेसर निकाला, अगली कड़ी में APO है मेरे लिए, और फिर ADJ है लास्ट जो चुनौती वो मेरे लिए अगला एग्ज़ाम है वो ADJ है। ईश्वरीय कृपा बनी रही तो एक बार ADJ में भी इसी तरीके का झंडारोहण जो है वो किया जाएगा। बस आप पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें। बैरेक्ट आपके एग्ज़ाम की बैकबोन है। जितनी बैरेक्ट पे पकड़ आपकी मजबूत होगी, एक्सप्रेस रूप से जो है वो लिखा हुआ है लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए, वो ही इस परीक्षा को क्लियर करवाएगा। चाहे वो एक्सप्लेनेशन के रूप में, चाहे वो इलस्ट्रेशन के रूप में, चाहे वो एक्सेप्शंस के रूप में, चाहे वो है वो बेयर प्रोविज़न के रूप में, और उनका थोड़ा थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी जितना ज़रूरत है उतना आपको क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। और उससे भी ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा तो दूसरों को भी नहीं आएगा। आपको आपके कॉम्पिटिटर है उनसे बेटर करना है, उनसे है वो बेटर करना है। अपने को 100 में से 100 नहीं लाने, 200 में से 200 नहीं लाने। कट ऑफ जहाँ अटक रही है उससे 5-7-10 नंबर ज़्यादा है वो अपने को लेके चलना है। तो उसके लिए यदि आपने बैरेक्ट को बेस बना दिया तो आप ये समझ लो कि 80% लड़ाई तो आपने जीत ली, और 20% आपका इंटरप्रिटेशन का पोर्शन है वो क्लास में इतना बार पढ़ा दिया जाएगा, इतनी बार पूछ लिया जाएगा, ओरल टेस्ट में, वीकली टेस्ट होंगे उसके अंदर, कि वो चीज़ें भी आपको उनके कनेक्शन में जो है उनके साथ साथ सेक्शंस के साथ, ऑर्डर रूल के साथ, आर्टिकल के साथ है वो याद हो जाएगी। रही गई कसर कुछ होगी तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले जो हम यूट्यूब वगैरह पे क्लासेज है वो लेते हैं, और स्टूडेंट्स को भी अपने साथ साथ KD एडवांस लॉ क्लासेस के साथ साथ और जो लॉ के एस्पिरेंट है उनको भी कुछ लाभ है वो अपन है वो देना चाहते हैं। कुछ समाज सेवा भी है वो लास्ट मोमेंट पे करते हैं कि कुछ ऐसा बताया जाए जो परीक्षा में आ जाए, उनको मदद मिल जाए और उनकी दिल की दुआएं मिले हमें कि इन्होंने जो लास्ट मोमेंट पे भी 2-4 क्लासें ली उनसे हमें 5-7 क्वेश्चन है वो मिल गए और वो हम है वो सही करके आ गए, तो उसमें निकल जाएगा आपको। और उससे भी यदि कुछ नहीं होगा तो मेंस की जो स्पेसिफिक क्लासें होगी उसमें पढ़ा देंगे। हर सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे, चाहे वो लॉ है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए अभी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो चल रही है, कुछ रिकॉर्डेड क्लासें ऑलरेडी आप लोगों के पास पड़ी है। हिंदी के लिए सर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार जब से जुड़े हैं यहाँ साल भर से जो है वो दूसरी तीसरी बार बैच है वो पढ़ा रहे हैं। पहला बैच पढ़ाया, फिर वैकेंसी आई APO और RJS की, फिर पढ़ाया, फिर उसके बाद जो मेंस के लिए पढ़ाया, अभी फिर अपना जो RJS कम APO का बैच चल रहा है इसमें वो पढ़ा रहे हैं। आपको कोई ग्रामर और हिंदी ऐसे या APO मेंस के जो टॉपिक है हिंदी के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। और APO के लिए जब मेंस की क्लासेस चलेगी तब तो मुझे खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज वाला पोर्शन में मैं हमेशा अपने आप को थोड़ा लॉ के बजाय कमज़ोर मानता हूँ। तो इस बार फिर सर का है वो विद्यार्थी भी बनूंगा है वो हिंदी वाले, और जो इंग्लिश के जो टॉपिक होंगे मेंस, ग्रामर तक तो मैं निकाल लूँगा पूर्व ज्ञान के आधार पर, बट जो मेंस में स्पेसिफिक टॉपिक उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपको चाहिए। अदरवाइज सीट तो हो सकता है APO की मैं लॉ के बेसिस पर ही निकाल लूँगा, पर और अच्छा स्कोर कैसे उसके लिए थोड़ी हिंदी अंग्रेजी में भी मेहनत है वो करनी होगी। आप लोगों ने इस है वो सिलेक्शन के है वो अवसर पर ये जो प्रेम स्नेह जो है वो अभिव्यक्त किया है वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी, KD एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही मन में अपना दृढ़ निश्चय ले लें कि हमें इस संस्थान से सिलेक्शन लेके जाना है। इस सिलेक्शन, इस कोचिंग का हमें जो है ऑप्टिमम बेनिफिट लेना है वो क्लासरूम की स्टडी के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर, हर तरीके से कोई भी सब्जेक्ट्स की क्लास होती है अपसेंट न रहें किसी भी क्लास में, किसी भी क्लास को हल्के में न लें, हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और टेस्ट में तो बिल्कुल ही अपसेंट न रहें। आलसीपन, लेजीपन जितना दूर रहेगा आपसे उतनी सफलता आपके नज़दीक रहेगी। और जितना लेजीपन और आलसीपन रखेंगे, कल कर लेंगे, ये कल पढ़ लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे मैं तो जोधपुर से आया हूँ, LLB LLM सारी वहाँ की है, कॉम्पिटिटर सारे मेरे वहाँ के टच में रहे, तो वहाँ के लोगों का थोड़ा अंदाज़ अलग है, वो अपने शाही अंदाज में है वो जीवन जीते हैं, कर लेंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा। कुछ लोग मेहनती होते हैं और वो फिर आउटस्टैंडिंग मेहनती होते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो है थोड़ा आरामदायक जीवन है वो जीते हैं, इतने गंभीरता से नहीं लेते हैं एग्ज़ाम। बट जयपुर में थोड़ी अलग बात है, जयपुर में लोग गंभीर लेते हैं एग्ज़ाम को,
जब वैकेंसी नहीं है तब से पढ़ना शुरू करते हैं, तब से मेंस के लिए लिखना शुरू करते हैं। तो ये है वो पॉजिटिविटी है जयपुर की जो है। जोधपुर में भी मैंने वर्षों तक पढ़ाया है और वहाँ के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, और जयपुर में भी मैं वो पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ बच्चों में भूख है, लगन है, फायर है अंदर एग्ज़ाम निकालने की, तैयारी करने की। वो मुझे जोधपुर में कम दर्शित हुई, जोधपुर की तुलना है वो की जाए तो इसलिए ही मार्केट में हम है वो बने हुए मेहनती बच्चे आते हैं हमारे पास, मेहनत से है वो पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं व्यक्तिगत रूप से भी, और कोचिंग को भी सिलेक्शन के साथ है वो देके जाते हैं कुछ, और वो अगली वैकेंसी तक जो है उसका प्रभाव रहता है। नए बच्चे फिर तैयार होते हैं, फिर सिलेक्शन तक जाते हैं। हर एग्ज़ाम हमारे लिए नया टारगेट होता है, फिर से हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हर स्टूडेंट्स के लिए कोई सा भी सब्जेक्ट है उसको नए से है वो पढ़ाना होता है। पिछली बार पढ़ा दिया वो पिछली बार काम आया, इस बार और है वो पढ़ाना पड़ेगा। हर बार चीज़ें अपडेट करके पढ़ानी होती है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स आ गई, कुछ चीज़ें चेंज हो गई यदि, तो उस चेंजेस के साथ है वो पढ़ाने होते हैं। तो मैं इस जो है वो स्वागत समारोह का जो केडी एडवांस लॉ संस्थान की तरफ से हरीश सर और आपके जो है वो संयुक्त तत्वाधान में जो है वो किया गया, इस सब के लिए या वो पुनः बहुत बहुत है वो धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा। आगामी जो एग्ज़ाम एपीओ और एडीजे बचे हुए हैं उसमें भी मैं आपको इसी तरीके से रिजल्ट दूंगा, और आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी इसी तरीके का संस्थान को और व्यक्तिगत रूप से रिजल्ट दें। स्टूडेंट्स में से भी कोई अपनी दो बातें कहना चाहे इस रिजल्ट को लेके, इधर उधर की बात है वो ना, और अपनी श्रम का कोई है वो भाव हो तो वो कोई व्यक्त करना चाहे तो आ जाए। और कोई स्टाफ में से भी, हरीश सर को आमंत्रित करता हूं अगली कड़ी में कि सर आगे की रूपरेखा है वो बताएंगे। आवाज़ आ रही है आप सभी को? ऑनलाइन वालों, अन्वेश चौधरी, आवाज़ आ रही है अन्वेश? आज ऑनलाइन आए, ऑफलाइन नहीं आए तुम, है ना? कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। सर ने आपको बता दिया है कि किस तरह से, देखो सर के अभी मोटिवेशन, और देखो तो अभी ये रिजल्ट भूल जाओ तो मतलब तुम्हें सर ने नया मोटिवेशन दे दिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ एपीओ में मिलूंगा एग्जाम हॉल में, और फिर एडीजे में मिलूंगा। तो मतलब अब तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है। अब तुम सर को पढ़ाते देखो ना, तब ये सोचना अरे सर इतना पढ़ा रहे हैं, और फिर ऑफिस में बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर घर जाके पढ़ेंगे, तो अब हमें एक सेकंड भी बाहर मार्केट में खराब नहीं करना है। ये नहीं चार सहेलियां मिलके जा रही हो धीरे धीरे सड़क पे, है ना, घर पहुंच रही हो, है ना, चार लड़के चाय की दुकान पे बैठ के चाय पे चर्चा चल रही है, कॉफी विद मतलब तुम्हारा फ्रेंड्स चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर से मोटिवेशन इस बात का लेना है कि सर ने ये नहीं कहा कि मेरा ये सिलेक्शन हो गया, क्योंकि सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। और ये जर्नी वाली बात कह के चले गए। जो समझने वाला होगा समझ गया कि भैया ऐसा है, अभी तो यहाँ पे है। मतलब वो सर की बात से एक बात आती है कि हम भी आराम उठा सकते थे घर में रह रहकर, हमें माँ बाप ने पाला है दुख सह सह कर। तो सर उसको सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको भी करना है। समझ रहे हो बात को, है ना? तो आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आप सभी ने जो सर के लिए जो मतलब प्रेम प्रदर्शित किया, जो आपने सर के प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है, और हमारी संस्था के प्रति जो आपका विश्वास है, जिसकी वजह से आप सुबह नहा धो के बिना नहाए कैसे भी आते हो और हमारी क्लासेस लेते हो, है ना, और फिर उन क्लासेस को घर पे जाके रिवाइज करते हो, यही हमारे प्रति विश्वास है। हम इस विश्वास को आपके को टूटने नहीं देंगे। पूर्णतः आप भी सर के साथ एपीओ में बढ़िया। अब तुम कंपटीशन इस बात का करो कि केडी सर की 4th रैंक आई है असिस्टेंट प्रोफेसर में, सर अगर 1st रैंक लाएंगे तो हम 1st बी लाएंगे, 1st ए लाएंगे, हम बराबर रहेंगे। तो ऐसे पढ़ना है आपको। समझ रहे हो बात को? आप सभी के लिए थोड़ा सा मतलब इस जो खुशी के माहौल कहते हैं ना, है ना, कुछ मीठा हो जाए, है ना? तो देखो सर ने लगातार रैंक भी इंप्रूव की है। आरजेएस में जहां सर 100 के बाद थे, वहां जेएलओ में इतना ज्यादा मेरिट जाने के बाद सर टॉप 50 में आए, और अब सर ने क्या किया, टॉप 5 में। वैसे भी देखो आपको भी पता है कि अखबार में नाम टॉप 5 वालों तक के ही आते हैं। सेलेक्ट सारे होते होना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन कैसे? आपको एक सीट के लिए लड़ना है तो फर्स्ट के लिए लड़ो, तब आप कहीं जाकर अपनी उस सीट को प्राप्त कर पाओगे जो आपने लक्ष्य में डाली है और बनाई है। और इसके लिए भैया बहुत पढ़ना पड़ेगा।
आप ये मान लो सर, मुझे जो लगता है आपका डेली 16-17 घंटे का तो वर्किंग आवर रहते हैं, 15-16, तो मतलब आप मानो, अब आप देख लो कि आपके कितने वर्किंग आवर निकल पा रहे हैं। वर्किंग आ रही है आपके पास और तो कोई काम है नहीं। ये तो नहीं मम्मी सुबह सुबह छाने लेने भेज देती हो कि मतलब तुम्हें मतलब गोबर थेपने भेज देती हो कि तुमसे रोटी बनवाई जाती हो। अब ये तुमने बना रखे हो वैसे ही दुनिया भर के चोचले जो होते हैं तो उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आप सच में विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं और उस जीवन की अगर गंभीरता को समझते हैं और इस सिलेक्शन के बाद जो आपके परिवार का, आपके गुरुजन का और आपका जो सम्मान और स्थान समाज में जो बनेगा, अगर उस भाव को समझते हैं तो अभी भी वक्त है। बेटी बाप की है, अभी भी लग जाओ, बहुत अच्छे से मेहनत पे लग जाओ। आपके अंदर वो चीज दिखाई दे जानी चाहिए महीने भर में तो कि हाँ मुझे सेलेक्ट होना है। जैसे सर है ना, सर से मेरी बात होती थी, मैं पता ही सोचता हूँ कितना ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है यार। सर कहते हाँ सर पेपर दे आया हूं, अपनी कोई सीट पक्की है सर। और पेपर जब दे के आए जीके के बाद जब लॉ का दे के आए तो सर ने पता मुझसे क्या कहा, सर मुझे लग रहा है कि 5th तक तो रैंक आ जाएगी, टॉप 5 में तो मैं रहूंगा। फर्स्ट के लिए अब इंटरव्यू मैटर करता है, इंटरव्यू में अगर मेरे 14-15 मार्क्स रहे तो मैं टॉप 5 में तो रहूंगा, अगर एक आध भी मार्क्स ऊपर हुआ तो मैं फर्स्ट पे आ जाऊंगा। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी रैंक आई है, टॉप 3 में ही आई है, तो वो यही बोला, पर उस बच्चे ने ना 16-16 घंटे पढ़ाई की है तब, अब वो तो उसी में लगा हुआ है तब उसकी भी रैंक आई। तो सर का ये बहुत सही कहना है कि मैं इतना बिजी होने के बाद अगर रैंक ला सकता हूं तो जो आप दिन भर इसी काम में लगे हुए वो भाई वो तो तगड़े झंडे गाड़ो ना, तुम्हें फिर काहे की चिंता है। तो इसलिए आपको सर ने जो मोटिवेशन दिया है इसको ऐसा नहीं, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है 10-15 मिनट जोश में रहते हो फिर अपनी उस ढर्रे वाली जिंदगी में आ जाते हो। मोटिवेशन कुछ नहीं है, सर ने तुम्हें नया टारगेट दे दिया है कि चलो मिलते हैं एपीओ में, है ना। तो चले मिलते हैं एपीओ में, अगर सर ने दे दिया टारगेट तो अब मिलना ही है एपीओ में। मतलब सर के नाम के साथ साथ आप सबका नाम लिस्ट में होना चाहिए। कोई भी फेल होता है तो वो दुष्ट है। क्यों दुष्ट है? क्योंकि जब तुम्हें तुम्हारे शिक्षक जो कि विद्यार्थी बन के तुम्हें समझा रहे हैं, अगर उनसे ही मोटिवेशन नहीं मिल रहा ना, तो फिर जो तुम मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख रहे हो तो तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुम सच रहे हो। तो अगर तुम सच में ईमानदार हो तो अभी भी नीचे का पसीना ऊपर चढ़ जाना चाहिए तुम्हारे। 6-7 महीने बचे हैं, इतना लिखो, इतना पढ़ो। और जो यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, सर आपको पता है वीकली टेस्ट लेते हैं, सर आपको वीकली जो टारगेट देते हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं, रिवीजन करो ना, रोटी और ज्ञान नहीं फेरा तो जल जाएगा। तो इसलिए भैया आप सभी यहाँ पर सर के स्वागत के लिए आए हो, बैठे हो, आप सारी क्लास ले रहे हो, इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को एक मतलब इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए उस अर्थ में थोड़ा सा ही मिठाई मिलेगी, उसको आप खाएंगे एक मोटिवेशन के साथ कि ऐसे ही हजारों लोगों को आप मिठाई खिला पाएं। ये नहीं खा के और फिर अगले दिन ऐसे सेट होके आ जाओ, नहीं, कि ऐसी मिठाइयां खिलाने का मौका हमें भी बार बार मिले। तो मेहनत करो, क्योंकि मिठाई वही खिला पाता है जो मौके तैयार करता है, जो ऐसे मौके लेकर आता है आपके सामने। तो आप भी मौके लाने वाले बनने हो, ठीक है। तो सर इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मिठाई का प्रोग्राम होने के बाद सर की क्लास होगी दोबारा से क्लास हुई कहाँ?